गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुकेश कुमावत रिया कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम भूगोल विषय की ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहे हैं। देखिए, कोई सा भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे रीट हो, चाहे पटवार हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, इन सभी एग्जामों में भूगोल विषय संबंधित 10 या 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, जो आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो भारत के भूगोल में वो रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा भारत की स्थिति एवं विस्तार। देखिए, जो हमारा पहला ही टॉपिक है वो है भारत की स्थिति और विस्तार। देखो कि विश्व में भारत की स्थिति क्या है, महाद्वीप में भारत की स्थिति क्या है, अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है और देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है, इन सभी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें भारत की स्थिति, तो भारत की स्थिति को हम दो तरीकों से देखेंगे। पहला देखेंगे विश्व में, पहला किस में देखेंगे, विश्व में, कि विश्व में भारत की कैसी स्थिति है, और दूसरा हम देखेंगे महाद्वीप में, किसमें, महाद्वीप में। पहली बात किस में करेंगे हम भारत की स्थिति की, विश्व में करेंगे, और दूसरी बात किस में करेंगे हम भारत की स्थिति की, महाद्वीप में करेंगे। अगर बात करूं मैं किसकी, विश्व की, कि विश्व में भारत की स्थिति कैसी है, तो विश्व में भारत की स्थिति को एक प्रकार से देखेंगे हम अक्षांशीय दृष्टि से और एक प्रकार से देखेंगे हम देशांतरीय दृष्टि से, कि अक्षांशों के से दृष्टि से भारत का क्या महत्व है और देशांतरीय दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। देखिए, अगर बात करें विश्व में भारत की स्थिति का, एक कौन सी दृष्टि से देखेंगे, अक्षांशीय दृष्टि से, अक्षांशीय दृष्टि से। एक देखेंगे देशांतरीय दृष्टि से। अब देखिए, बात आती है अक्षांश और देशांतर। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। तो हम भारत की स्थिति किस में देख रहे हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टि से। और ग्लोब में अब हम देखते हैं कि अक्षांश क्या होते हैं और देशांतर क्या होते हैं। देखिए, अक्षांश और देशांतर जो एक रेखाएं हैं वो कैसी एक काल्पनिक रेखाएं, यानी इमेजिनरी लाइन होती है। क्या होती है, इमेजिनरी लाइन, यानी काल्पनिक रेखाएं। देखिए, भारत की स्थिति, किस में देख रहे हैं हम, ग्लोब में देख रहे हैं, और किस दृष्टि से, अक्षांशों की दृष्टि से। देखिए, ये ग्लोब है, क्या है ये ग्लोब। इस ग्लोब में मध्य से एक रेखा गुजरती है, या ग्लोब को दो बराबर भागों में एक रेखा काटती है, वो है 0 डिग्री, जिसे बोलते हैं हम अक्षांश रेखा। कौन सी रेखा है ये है अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश है। यानी हमारे ग्लोब को या विश्व को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा काट रही है, वो है अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देखिए, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम, भूमध्य रेखा, इसको भूमध्य रेखा कहते हैं, और इसी को हम विषुवत रेखा भी कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। देखो, अक्षांश रेखा 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको हम क्या कहते हैं, विषुवत रेखा भी कहते हैं और भूमध्य रेखा भी कहते हैं। देखिए, ये भूमध्य रेखा हमारी पृथ्वी को या ग्लोब, जो ग्लोब है उसको दो बराबर भागों में बांट रही है। देखो, जो हमारी पृथ्वी को भूमध्य रेखा दो बराबर भागों में बांट रही है, देखो इसका जो उत्तरी भाग है, ये कौन सा भाग है, उत्तरी भाग, और ये कौन सा भाग है, दक्षिणी भाग। इसका ऊपरी भाग क्या है भाई, उत्तरी गोलार्ध,
इसके उत्तरी भाग को क्या दिया, नाम दिया उत्तरी गोलार्ध, और जो इसके दक्षिणी भाग है उसको क्या कहे, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। देखिए, यानी हमारी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। भूमध्य रेखा के उत्तर में क्या है, उत्तरी गोलार्ध, और भूमध्य रेखा के दक्षिण में कौन सा गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए अक्षांश रेखाएं क्या होती है, क्या अक्षांश रेखाएं क्या होती है। देखो, जो भूमध्य रेखा है इसके समांतर है, क्या जो ये रेखाएं होती है किसके समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर। भूमध्य रेखा के समांतर ये जो रेखाएं हैं जो उत्तर से दक्षिण की, क्या उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित कर रही है, उत्तर से दक्षिण की कोणात्मक दूरी क्या करती है, ये प्रदर्शित करती है। ये कौन सी रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं। अगर हम परिभाषा देखें अक्षांश रेखाओं की, तो देखो अक्षांश रेखा की क्या परिभाषा होती है, देखिए देखो भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई काल्पनिक रेखाएं जो भूमध्य रेखा से उत्तर एवं दक्षिण की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। दूरी प्रदर्शित करती है। देखो, यह है अक्षांश रेखा की डेफिनेशन, यानी अक्षांश किसे कहते हैं, यानी भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जो भूमध्य रेखा से उत्तर से दक्षिण की क्या कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है, कौन सी रेखा कहलाती है, वो कहलाती है अक्षांश रेखा। देखिए, जो अक्षांश रेखाएं हैं, क्या अक्षांश रेखाएं हैं, इनका प्राकृतिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, वानस्पतिक दृष्टि से बहुत महत्व है। देखिए, इन अक्षांश रेखाओं के माध्यम से क्या करते हैं, हम दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। जैसे दो स्थानों के बीच, जैसे 1 डिग्री अक्षांश है, ये 2 डिग्री अक्षांश है, इन दो स्थानों के बीच की क्या करते हैं, दूरी ज्ञात करते हैं। यानी एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच क्या करते हैं, इसे दूरी ज्ञात करते हैं। अब देखिए, जैसे 1 डिग्री अक्षांश से 2 डिग्री दूसरे डिग्री अक्षांश तक पहुंचने में कितनी दूरी होती है इनके बीच की, 111.2 किलोमीटर। यानी 1 डिग्री अक्षांश बराबर क्या होता है, 111.2 किलोमीटर होता है। यानी अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, दो स्थानों के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अक्षांश रेखाओं के माध्यम क्या करते हैं, हम कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। क्या कटिबंधों का निर्धारण। देखो, अक्षांश रेखाओं के माध्यम से हम क्या करते हैं, कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। कटिबंध होते क्या, देखिए कटिबंध जैसे कि ये दो अक्षांश है, 1 डिग्री अक्षांश, ये 2 डिग्री अक्षांश, इनका जो बीच का क्षेत्र है, ये इनके जो बीच दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं हम, कटिबंध।
कटिबंध या जोन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जोन कहते हैं। अब बात करें हम इसके बाद में कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या है 179। अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या वो कितनी है? वो होती है 179। क्योंकि देखो भूमध्य जो रेखा है, क्या भूमध्य जो रेखा है इसके उत्तर में 90 डिग्री और इसके दक्षिण में 90 डिग्री यानी 180 डिग्री। लेकिन ध्यान रखना इसमें क्या उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जो ये उत्तरी ध्रुव है, कौन सा? उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और ये कौन सा है? सॉरी, ये है दक्षिणी ध्रुव। कौन सा? दक्षिणी ध्रुव, और यह है उत्तरी ध्रुव। देखो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को नहीं जोड़ा जाता। इस प्रकार से जो अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? 179। अगर इसके बाद में बात करें हम, अक्षांश जो रेखाएं हैं जो क्या होती है ये, मतलब कि भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर गति करते जाएंगे वैसे वैसे इन अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी में क्या होने लग जाएगा? परिवर्तन होने लग जाएगा, यानी बीच की दूरी में क्या हो जाएगी? वृद्धि होती है। जैसे ये 0 डिग्री है, जैसे हम 0 डिग्री के ऊपर यानी ध्रुव की ओर गति करेंगे, क्या करेंगे? ध्रुव की ओर गति करेंगे, वैसे क्या होगा? तापमान में कमी होगी। क्या होगी? तापमान में कमी। तापमान में क्या होगी? कमी होगी। जैसे हम भूमध्य रेखा से क्या आएंगे भाई? दक्षिणी ध्रुव पर आएंगे, तब भी क्या होगा? तापमान में कमी होगी। तापमान में क्या होती है? कमी होती है। देखिए जैसे हम भूमध्य रेखा से क्या हो जाते हैं? ध्रुव की ओर गति करते हैं। क्या? जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर गति करते हैं तो क्या होता है? तापमान में क्या होती है भाई? कमी होती है। तापमान में क्या होती है? कमी होती है। चाहे हम उत्तरी ध्रुव की ओर जाए गति करें, चाहे हम दक्षिणी ध्रुव की ओर गति करें, क्या होगी? तापमान में कमी होगी। इसके बाद में क्या होगा? भूमध्य रेखा से अगर हम ध्रुव की ओर गति करते हैं तो जैव विविधता में भी क्या आती है? कमी आती है। क्या होती है? जैव विविधता में कमी, यानी भूमध्य रेखा से जैसे हम ध्रुव की ओर गति करते हैं तो जैव विविधता में क्या आती है? कमी आती है, यानी बायोडायवर्सिटी। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है? जैव विविधता में कमी आ रही है, और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से क्या जाएंगे? ध्रुव की ओर गति करते हैं, वैसे क्या होता है? दिन रात की अवधि में वृद्धि होती है। दिन रात की अवधि में वृद्धि। देखिए जब हम भूमध्य रेखा से जब हम 0 डिग्री भूमध्य रेखा से क्या जाते हैं? ध्रुव की ओर गति करते हैं, यानी ध्रुवों पर जाते हैं, तो क्या होती है? दिन रात की अवधि में क्या हो जाती है? वृद्धि होती है। अब देखिए दिन रात की अवधि में वृद्धि कैसे? जैसे कि भूमध्य रेखा पर क्या होता है? 12 घंटे की रात होती है और 12 घंटे का क्या होता है? दिन होता है। उसी प्रकार से अगर हम जैसे ही इसके ऊपर जाते जाएंगे, जैसे कि ध्रुवों पर जाते जाएंगे, जैसे ध्रुवों पर क्या होता है? ध्रुव पर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने क्या होता है? दिन होता है। तो ये थी क्या? अक्षांश रेखा के बारे में जानकारी। अब देखिए इसके बारे में कौन सी रेखा, इसके बारे में कौन सी रेखा है? देशांतर रेखा। एक बार इसको और देख लीजिए। ये हमारा ग्लोब है, इसको 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांट रही है? भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे क्या बोलते हैं हम? विषुवत रेखा भी बोलते हैं। देखो इसका जो भूमध्य रेखा का उत्तरी वाला भाग कौन सा क्या कहलाया है? उत्तरी गोलार्ध, और इसका नीचे वाला भाग क्या कहलाया है? दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए यानी भूमध्य रेखा के जो समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर जो काल्पनिक रेखाएं हैं, है ना, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है जो उत्तर से दक्षिण की क्या करती है?
कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है, क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं कहलाती है। अगर बात करें हम, ये अक्षांश रेखाओं की परिभाषा हो गई। इसके बाद देखो अक्षांश रेखाओं का क्या महत्व है। देखो इसके क्या करते हैं, एक तो कटिबंधों का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? कटिबंधों का निर्धारण करते हैं, यानी जोन क्षेत्र, यानी देखो जो दो अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र होता है वो क्या होता है? कटिबंध होता है। इसके बाद में क्या करते हैं, देखो जो कुल अक्षांशों की, क्या कुल अक्षांशों की बात करें तो इसकी संख्याएं कितनी है? 179 कुल अक्षांशों की संख्याएं हैं। देखिए 179 कैसे हैं? क्योंकि भूमध्य रेखा से 90 डिग्री नीचे हैं और 90 डिग्री ऊपर है, तो 90 देखो 180 और 181 होते हैं। लेकिन ध्यान रखना इसमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव जो रेखा इनको नहीं गिना जाता है। इस प्रकार से अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या हो गई वो कितनी हो गई? 179। अब देखिए इनका देखो अक्षांश रेखा जैसे कि भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा से जैसे जैसे हम क्या करते हैं? ध्रुवों की ओर गति करते हैं। क्या करते हैं? ध्रुवों की ओर गति करते हैं। देखो क्या परिवर्तन होता है? एक परिवर्तन होता है, तापमान में क्या होती है? कमी होती है। क्या होती है? तापमान में कमी होती है। जैसे जैसे हम अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर गति करेंगे तो क्या होगा? तापमान में क्या होगी? कमी होगी। इसके अलावा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाएंगे तो क्या होगा? जैव विविधता में क्या होगी? कमी होगी। और क्या होगा? दिन रात की अवधि में क्या होगी? वृद्धि होगी। इसके बाद में दिन रात की अवधि में वृद्धि कैसे? देखिए भूमध्य रेखा पर 12 घंटे का क्या होता है? दिन होता है और 12 घंटे की क्या होती है? रात होती है। जबकि जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, इन ध्रुवों पर 6 महीने की रात होती है और 6 महीने क्या होता है? दिन होता है। अब बात करते हैं हम किसकी? देशांतर की। अक्षांश हमें अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम देशांतर की। देखिए देशांतर, देखिए जो ग्लोब है ये कौन सी रेखा है? इस ग्लोब में 0 डिग्री, 0 डिग्री पे कौन सी रेखा है? ये अभी पढ़ा है हमने, कौन सी रेखा है? ये है भूमध्य रेखा। अब देखो ये है कौन सी रेखा? 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। कौन सी है ये? 0 डिग्री देशांतर रेखा है। जीरो डिग्री जो देशांतर रेखा है ये भी हमारे ग्लोब को या हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 बराबर भागों में बांटती है। देखिए जो इसका ये पूर्वी क्षेत्र है ये कहलाता है पूर्वी गोलार्ध। कौन सा? पूर्वी गोलार्ध। पूर्वी क्षेत्र कौन सा इसका? जो इसका देशांतर रेखा के जो पूर्वी वाला क्षेत्र है वो कौन सा क्या कहलाता है? पूर्वी गोलार्ध। और इसका ये कौन सा है? ये पश्चिमी गोलार्ध। देखिए यानी 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो हमें या जो ग्लोब को कितने भागों में बराबर भागों में बांट रही है? 2, एक पश्चिमी गोलार्ध, एक पूर्वी गोलार्ध। अगर हम बात करें देशांतर 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, इस देशांतर रेखा को हम प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा। इसको हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा यानी देशांतर रेखा को ही क्या कहते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इसी को हम ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। देखिए क्या होती है देशांतर रेखाएं? देखिए जो हमारा ग्लोब है इस ग्लोब पर देखो ये भूमध्य रेखा है,
कौन सी रेखा है ये? भूमध्य रेखा। इस भूमध्य रेखा के लंबवत, क्या? भूमध्य रेखा के लंबवत जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, क्या? भूमध्य रेखा के लंबवत जो काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जो पश्चिम से पूर्व की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है, वो क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं। यानी देशांतर रेखाओं की डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है कि भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं जो पश्चिम से पूर्व की क्या कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है, क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। देखो देशांतर रेखा, देशांतर की परिभाषा, देखो भूमध्य रेखा के लंबवत होती है, ध्यान रखना, ये भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखा जो पश्चिम से पूर्व की कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। देखो देशांतर रेखा की डेफिनेशन क्या होती है? भूमध्य रेखा के लंबवत, क्या ये भूमध्य रेखा है, इसके लंबवत है, क्या भूमध्य रेखा के जो लंबवत जो ये रेखाएं हैं, क्या ये रेखाएं खींची गई है, जो काल्पनिक ये रेखाएं खींची गई है, इनको क्या बोलते हैं हम? देशांतर रेखाएं। ये क्या करती है? भूमध्य रेखा से क्या करती है? पश्चिम से या पूर्व से पश्चिम की क्या कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है। देखिए अगर बात करें कि भूमध्य रेखाओं से इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है, देखिए इनकी सबसे इंपॉर्टेंट महत्व ये है कि जो देशांतर रेखाएं हैं, इनका सबसे इंपॉर्टेंस ये है कि इनके माध्यम से समय की गणना की जाती है। क्या? समय की गणना। क्या करते हैं भाई? समय की गणना। देशांतर रेखा के माध्यम से, देशांतर रेखाओं के माध्यम से किसी भी क्षेत्र प्रदेश का क्या की जाती है? समय की गणना की जाती है। विश्व की जिस समय की गणना करते हैं वो 0 डिग्री, क्या 0 डिग्री देशांतर रेखा के माध्यम से की जाती है। क्या? विश्व के समय की गणना 0 डिग्री देशांतर रेखा के माध्यम से की जाती है, जो लंदन से होकर गुजरती है। कहां से होकर गुजरती है? लंदन से होती है, जिसे क्या कहते हैं? ग्रीनविच रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं? जिसे ग्रीनविच रेखा की जाती है। यहां से विश्व के समय की क्या की जाती है? गणना की जाती है। यानी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस की कि देशांतर रेखाओं से क्या होता है? विश्व के समय की क्या की जाती है? गणना की जाती है। इसके माध्यम से अलग अलग देशों के समय की भी क्या गणना की जाती है, जिनकी एक क्या होती है? मानक समय रेखा होती है। जैसे क्या होती है? मानक समय रेखा। क्या? अलग अलग देशों की अलग अलग क्या होती है? मानक समय रेखाएं होती है, जिनके माध्यम से क्या करते हैं हम? समय की गणना की जाती है। अब देखिए मानक समय रेखा, अगर बात करें मानक समय रेखा की, मानक समय रेखा क्या होती है? किसी देश की एक मानक समय रेखा होती है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं? समय की गणना करते हैं। अब भारत के मानक समय, ये इंपॉर्टेंट है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत के जो मानक समय रेखा है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। कौन सी है? पूर्वी देशांतर रेखा। यानी भारत के जो मानक समय रेखा है, क्या ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में आता है? पूर्वी गोलार्ध में आता है, इसलिए कौन सा देशांतर लगा? पूर्वी देशांतर।
अब देखिए अगर बात करें विश्व के समय की 0 डिग्री जो लंदन से होकर गुजरती है, कौन सी 0 डिग्री देशांतर, जिसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। अब देखिए इससे क्या होता है, विश्व के समय की गणना होती है। इसके बाद में अगर बात करें हम जो देशांतर की, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है, 360 होती है। कितनी होती है, 360। यानी देशांतर रेखाओं की कुल संख्या की बात करें तो कुल कितनी संख्या में होती है, 360 होती है। ये हो गई हमारी देशांश। तो आपको अक्षांश और देशांतरों के बारे में अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब देखिए एक बार और देख ली, रिपीट कर देता हूं। देखो देशांतर किसकी बात कर रहे हैं हम, देशांतर। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जिसको प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, जिसको ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। जो ये रेखा हमारे ग्लोब को या पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, एक है पूर्वी गोलार्ध, एक है कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध। अब देखिए पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को 0 डिग्री देशांतर रेखा, प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच रेखा बांटती है। अब देशांतर की परिभाषा क्या होती है, भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई काल्पनिक रेखाएं, क्या, जो भूमध्य रेखा के लंबवत काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, इमेजिनरी लाइन खींची गई है, जो पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर क्या करती है, कोणात्मक दूरी प्रदर्शित करती है, क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 360 होती है। देशांतर रेखाओं से क्या किया जाता है, समय की गणना की जाती है, अलग अलग समय की गणना की जाती है। विश्व के समय की गणना किससे करते हैं, 0 डिग्री लंदन से होकर गुजरती है, जो कहां से गुजरती है, लंदन से होकर गुजरती है। लंदन इंग्लैंड का एक शहर है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। इसी प्रकार विश्व में अलग अलग देशों में अपनी अपनी क्या होती है, मानक समय रेखा होती है। क्या होती है, अपनी अपनी मानक समय रेखा होती है। जैसे भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्यों है, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में आता है, पूर्वी गोलार्ध में आता है, इसलिए पूर्वी देशांतर लगा है। अब 82.5 जो पूर्वी देशांतर रेखा है भारत में कहां से गुजरती है, भारत में ये गुजरती है कहां से, ये गुजरती है नैनी नामक स्थान से गुजरती है। कहां से, नैनी। नैनी कहां पर है, यह है इलाहाबाद। नैनी कहां पर है, यह है इलाहाबाद। इलाहाबाद, इलाहाबाद कहां पर है, यूपी में। कहां पर है, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत की जो मानक समय रेखा है वो कहां से गुजरती है, वो नैनी नाम के स्थान इलाहाबाद यूपी से गुजरती है, जिससे भारत के समय की हम गणना करते हैं। तो देखिए ये हो गई क्या, अक्षांश और देशांतरों की बात। अब बात करते हैं हम आगे भारत की स्थिति की। क्या, भारत की स्थिति की। भारत की स्थिति, यानी हमने अक्षांश और देशांतर अच्छी तरह समझ लिया है। क्या अक्षांश होते हैं, क्या देशांतर होते हैं, इनका क्या महत्व, इनकी क्या इंपोर्टेंस है। अब देखिए भारत की स्थिति की बात करें तो भारत की स्थिति को हम कितने भाग तरीके से देख रहे थे, दो तरीकों से। पहला, अक्षांशीय दृष्टि से। दूसरा कौन सा है, दूसरा है देशांतरीय दृष्टि से। भारत की स्थिति की बात कर रहे हैं तो भारत की स्थिति पहली कौन सी है, अक्षांशीय दृष्टि से, और दूसरी कौन सी है, देशांतरीय दृष्टि से। अब सबसे पहले बात करें हम किसकी, अक्षांशीय दृष्टि से। दोबारा से देखिए, भारत की स्थिति, भारत की स्थिति की बात करें कितने तरीकों से, दो तरीकों से। पहला किस तरीके से, पहला देखेंगे हम अक्षांशीय दृष्टि से भारत की स्थिति। किस दृष्टि से, अक्षांशीय
दृष्टि से, और दूसरा किसकी दृष्टि से देखेंगे हम, देशांतरीय दृष्टि से। देखिए अक्षांश दृष्टि से और देशांतरीय दृष्टि से भारत की स्थिति क्या है। देखिए देखिए ये है 0 डिग्री, कौन सी रेखा है ये, भूमध्य रेखा। ये कौन सा गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध। देखिए अक्षांश दृष्टि से बात कर रहे हैं, 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जिसे क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखा कहते हैं। देखो इस भूमध्य रेखा के ऊपर एक रेखा और होती है जिसको बोलते हैं हम 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा। कितने डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री जो यहां से होकर गुजरती है। देखो इसमें भारत की स्थिति कहां पर है, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये भारत यहां पर है, इसमें क्या, ये भारत के मध्य से होकर गुजरती है। कौन सी, 23.5 डिग्री, जिसे क्या बोलते हैं हम, कर्क रेखा बोलते हैं, जो क्या भारत के मध्य से होकर क्या गुजरती, क्या होती है, गुजरती है। अब देखिए इसमें भारत कौन से गोलार्ध में है, अक्षांश दृष्टि की बात करें तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में भारत, उत्तरी गोलार्ध में। अगर आपसे पूछ लिया जाए अक्षांशीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ध्यान रखना उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगर बात करें हम इसकी देशांतरीय दृष्टि से, किससे, देशांतरीय दृष्टि से, देखिए ये 0 डिग्री, कौन सी रेखा है ये, देशांतर रेखा। कौन सी रेखा है ये है देशांतर रेखा। ये देशांतर रेखा भी हमारी जो ग्लोब है, पृथ्वी कितने भागों में बांट रही है, 2 भागों में। ये कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा, पश्चिमी गोलार्ध। और ये कौन सा है, पूर्वी गोलार्ध। देखो अगर देशांतर दृष्टि से बात करें हम, देशांतर रेखा ग्लोब या पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट दिया। कौन सी, एक पूर्वी गोलार्ध, एक पश्चिमी गोलार्ध। अगर बात करें इसमें हम, तो भारत की स्थिति कहां पर है, यहां पर है। देखो इसके मध्य से कौन सी, 23.5 डिग्री कौन सी रेखा, कर्क रेखा गुजर रही है। अब देखिए यानी ये कौन से गोलार्ध में आया, देशांतरी दृष्टि से बात करें तो भारत कौन से गोलार्ध में है भाई, भारत है पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर इन दोनों को मिलाकर बात करें, क्या देशांतरी और अक्षांशीय दोनों दृष्टि से मिलाकर बात करें, तो भारत देखिए कौन से गोलार्ध में स्थित है। देखिए दूसरा पेज ले लेते हैं। देखिए दोनों को मिलाकर भारत एक कौन से गोलार्ध में स्थित है, ये कौन सी भूमध्य रेखा है, कौन सी रेखा है ये, भूमध्य रेखा। ये कौन सी रेखा है, 0 डिग्री, कौन सी रेखा है ये,
देशांतर रेखा है। कौन सी रेखा है ये? देशांतर रेखा है। और ये कौन सी रेखा है? ये है भूमध्य रेखा। देखो अगर बात करें, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। देखा। और इस ग्लोब में बात करें हम भारत की स्थिति की, क्या अगर इस ग्लोब में बात करें हम भारत की स्थिति की, तो देखिए भारत स्थित है यहां पर। यानी अब ये कौन सी दिशा हो गई भाई? ये हो गई उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। अगर बात करें ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है, तो ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है? ग्लोब में किसमें भाई? ग्लोब में। ग्लोब में भारत की स्थिति क्या है? कौन से? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। यानी ग्लोब में जो भारत की स्थिति है वो कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, क्योंकि उत्तरी और ये पूर्व इन दोनों के मध्य दोनों गोलार्धों में स्थित है, इसलिए कौन से गोलार्ध में स्थित है भारत ग्लोब में? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये बात हो गई भारत की स्थिति की। अब बात करते हैं हम भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। हमने अक्षांशों के बारे में और देशांतरों के बारे में अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। अब बात करते हैं भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है। नंबर 1 ले लेता हूं मैं, क्या? भारत का अक्षांशीय विस्तार। किसकी बात करेंगे? भारत का अक्षांशीय विस्तार। अगर मैं बात करूं, ये बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ये बिंदु भारत के क्या है? उत्तरीतम बिंदु है। क्या? ये बिंदु भारत का क्या है? दक्षिणतम बिंदु है, और ये भारत का कौन सा है? उत्तरीतम बिंदु है। अब देखिए भारत का जो अक्षांश क्या होता है? भूमध्य रेखा से ऊपर से शुरू होगा, यानी क्या? भूमध्य रेखा से ऊपर है भारत, यानी कौन से गोलार्ध में? उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो ध्यान रखना, भारत का जो अक्षांश विस्तार शुरू होता है वो कहां से शुरू होता है? वो होता है 8 डिग्री। कितने डिग्री? 8 डिग्री 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कहां से शुरू है? वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आई बात समझ में आ गई होगी। देखो भारत का जो अक्षांश विस्तार है वो कहां से शुरू हो रहा है? वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। क्योंकि आपको पता है भारत कौन से गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है, तो भारत का जो हमेशा अक्षांश चलेगा उत्तर से उत्तर चलेगा। अगर इसके बाद में बात करें हम, ये उत्तर में जो कितने कहां तक जा रहा है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, 37 अक्षांश और 6 मिनट अक्षांश तक जा रहा है। ये कौन सा बिंदु है? ये उत्तरीतम बिंदु। भारत का कौन सा बिंदु है? ये कौन सा बिंदु है? उत्तरीतम बिंदु। और ध्यान रखना भारत का जो ये मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? वो ये है। भारत का ये कौन सा है? दक्षिणतम बिंदु है, जो कितने डिग्री अक्षांश से शुरू होता है? ये होता है 6 डिग्री 4.5 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ध्यान रखना
ये भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जो कितने डिग्री से शुरू हो रहा है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर कहां तक जा रहा है, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, जो भारत का क्या है, उत्तरीतम बिंदु है। जबकि भारत का ये क्या है, दक्षिणतम बिंदु। कौन सा बिंदु है ये, दक्षिणतम भारत का कौन सा बिंदु है, ये दक्षिणतम बिंदु है। देखिए, और ये भारत का क्या हो गया, उत्तरीतम बिंदु। देखिए, भारत का जो उत्तरीतम बिंदु है वो है कौन, इंद्राकोल। कौन सा है भाई, इंद्राकोल है, जो कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, क्या, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है भाई, यह है क्या है, कन्याकुमारी में। कहां पर है ये, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहां पर है, तमिलनाडु में है ये। कहां पर है ये, तमिलनाडु में। यानी भारत का जो उत्तरीतम बिंदु है वो कौन सा है, इंद्राकोल है। कौन सा है, इंद्राकोल है, जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत का मुख्य भूमि का, ये भारत का क्या है, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, वो है कन्याकुमारी। कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। अगर बात करें भारत के दक्षिणतम बिंदु की, जो भारत का अक्षांश विस्तार कहां से शुरू हो रहा है, 6 डिग्री 4.5 मिनट उत्तरी अक्षांश से, तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, जिसको बोलते हैं हम पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। पिगमेलियन पॉइंट। देखिए, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है, जिसे पार्सन पॉइंट भी बोलते हैं, पिगमेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। जो कौन सा बिंदु भारत का दक्षिणतम बिंदु है, और ये कहां पर स्थित है, ये है ग्रेट निकोबार में। कहां पर है ये, ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहां पर है, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। जबकि ध्यान रखना, भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, कन्याकुमारी है। कौन सा है, कन्याकुमारी है। कहां पर है, तमिलनाडु में। ये हो गया भारत का अक्षांश से विस्तार। कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से कितना था भाई, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब नंबर 2 पर बात करते हैं देशांतरी विस्तार की। किसकी, देशांतरीय विस्तार। नंबर 2 पर किसकी बात करते हैं हम, देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं। देखिए, ये भारत का पश्चिमतम, यानी कौन सा, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, और ये भारत का सबसे कौन सा, पूर्वी बिंदु है। भारत का जो देशांतरी विस्तार शुरू होता है वो होता है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। कहां से, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से। कितना भाई, 97 डिग्री, कितना, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। देखिए, भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कहां से शुरू होता है, वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, कितने, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर
स्तर तक जाता है। अब बात करें भारत का सबसे पूर्वी जो सबसे पश्चिम में कौन सा क्षेत्र है, कौन सा बिंदु है, सबसे पश्चिम में भारत का कौन सा बिंदु है, सबसे पश्चिम में बिंदु है गोरमोता, जो कहां पर स्थित है, गुजरात में। कहां पर है, जो गुजरात में। अगर बात करें भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की, तो भारत का जो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, वो है कौन सा है, किबुथु। कौन सा है, किबुथु, जो कहां पर है, यह है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर है ये, यानी भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कहां पर है, गुजरात में गोरमोता, और भारत का सबसे पूर्वीतम बिंदु कौन सा है, किबुथु, जो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अब देखो ये भारत की क्या है भाई, उत्तर से दक्षिण, यानी कहा क्या, भारत की उत्तर से दक्षिण की जो ये कुल दूरी है, कुल लंबाई है, ये कितनी है, 3214 किलोमीटर। कितनी है ये, 3214 किलोमीटर है। कितनी है ये, 3214 किलोमीटर है। यानी भारत की उत्तर से दक्षिण की जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 3214 किलोमीटर, यानी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक की ये दूरी कितनी है, 3214 किलोमीटर है। अगर बात करें इसके बाद में हम पश्चिम से, भारत की पश्चिम से पूर्व की जो दूरी है, कुल दूरी वो कितनी है, ध्यान रखना, तो ये कितनी है, 2933 किलोमीटर, यानी 2933 किलोमीटर है। क्या, पश्चिम से पूर्व की जो कुल लंबाई है भारत की वो कितनी है, 2933 किलोमीटर है। तो देखिए एक बार और समझा देता हूं मैं, अच्छी तरह देखना। देखिए बात कर रहे हैं किसकी, भारत के देशांतरीय विस्तार की। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना हुआ, 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब देखिए शुरू से दोबारा से एक बार और समझ लीजिए। हम बात कर रहे हैं किसकी, भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार शुरू होता है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जाता है। भारत का जो उत्तरीतम बिंदु है वो कौन सा है, इंदिरा कोल है, जो कहां पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहां पर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगर बात करूं भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, क्या, भारत की मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु वो कौन सा है, कन्याकुमारी है, जो कहां पर स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। जबकि भारत का दक्षिणतम अगर बिंदु की बात करें तो वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है वो, इंदिरा पॉइंट है, जिसे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं और पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जो भारत का क्या दक्षिणतम बिंदु है वो कहां से शुरू होता है, 6 डिग्री 4.5 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। और ये भारत का जो दक्षिणतम बिंदु कहां पर स्थित है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसके बाद में बात करें हम देशांतर की, किसकी बात करें, देशांतरी विस्तार की। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो कितना, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर कितने तक है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का सबसे पश्चिमतम, क्या, भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, गोरमोता, जो कहां पर है, गुजरात में है। और भारत का सबसे पूर्वीतम बिंदु कौन सा है, किबुथु, जो कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ध्यान रखना, गोरमोता को गोहर मेता भी कहते हैं, गोहर मेता, इसको क्या बोलते हैं, गोहर मेता भी बोलते हैं। तो दोस्तों आपको भारत की स्थिति और विस्तार समझ में आ गई होगी अच्छी तरह। तो आज की इस वीडियो में हम यहीं तक, अब इससे आगे की क्लास में हम
इससे नेक्स्ट देखेंगे क्या, भारत की सीमाओं की बात करेंगे कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की, भारत की स्थलीय सीमाओं की, भारत की जलीय सीमाओं की बात करेंगे कि किन किन देशों के साथ स्थलीय लगती है, किन किन देशों के साथ जलीय सीमाएं लगती है, और किन किन राज्यों के साथ कौन कौन सी सीमाएं लगती है। तो आज की वीडियो में यही, धन्यवाद दोस्तों।